हेलो गाइस, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल के सेकंड पार्ट यानी एसिडिक सॉइल एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में। एसिडिक सॉइल्स जो होते हैं उनको मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टाइप ऑफ सॉइल कहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का 60% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करता है। इन सॉइल्स में H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है उसके सॉइल सॉल्यूशन में और एक्सचेंज साइट्स पे। एक्सचेंज साइट्स मतलब कहाँ, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे क्ले पार्टिकल और प्लांट के रूट हेयर्स में। फिर और दूसरा कह सकते हैं क्ले पार्टिकल और क्ले पार्टिकल्स के बीच में, तो ये होता है एक्सचेंज साइट। क्या बताया मैंने कि एसिडिक सॉइल जो होते हैं उनमें H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है उसके सॉइल सॉल्यूशन में और एक्सचेंज साइट्स पे। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सॉइल का पीएच क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि इस टेबल में हम देख भी सकते हैं कि जो पीएच रेंज है एसिडिक सॉइल का वो 3 से लेके 7 तक वेरी करता है। जिसका पीएच 3 से लेके 4 तक होगा वो वेरी स्ट्रॉन्ग और जिसका पीएच 6 से 7 तक होगा वो क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, इसका मेन रीज़न जो कहा जाता है कि जो प्रेसिपिटेशन है उस रीजन में वो ज़्यादा हो जाएगा जब इवेपोट्रांसपिरेशन से, तब वहाँ पे जो सॉइल का कंडीशन होगा वो एसिडिक होगा। क्यों? प्रेसिपिटेशन में क्या हो जाएगा, जो बेस होते हैं सॉइल सरफेस पे, बेस यानी क्या हो गया, जो पार्ट सॉइल को क्या कहते हैं, बेसिक नेचर देते हैं। ठीक है, तो उनका लीच आउट हो जाता है प्रीडोमिनेंटली। ये जो टाइप का सॉइल है ये ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल असम का जो 95% ऑफ जो लैंड एरिया है वो एसिडिक है। जम्मू कश्मीर का 30% ऑफ द लैंड एरिया है वो भी क्या है, एसिडिक है। करेंगे कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, मतलब जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, एक रीज़न है। और भी क्या रीज़न है एसिडिक सॉइल के फॉर्मेशन का? तो पहला तो मैंने बता दिया, हेवी रेनफॉल। दूसरा है अगर उस सॉइल का जो पेरेंट मटेरियल है, जैसे एलुमिना और सिलिकेट के मिनरल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर पेरेंट मटेरियल उस तरीके सॉइल का अगर एलुमिना और सिलिकेट है तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, खुद ही एसिडिक कहलाएगा। थर्ड जो रीज़न है उसका है कि एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स का अगर वहाँ ज़्यादा यूज़ किया गया हो, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे ह्यूमस में ज़्यादा होता हो, या फिर एसिड रेन वहाँ पे ज़्यादा होता हो, तो उस टाइप ऑफ जो सॉइल कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉइल्स कहलाएगा। अब इससे मेन प्रॉब्लम क्या क्या होता है, अगर एसिडिक सॉइल है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाती है किसकी, एल्यूमिनियम की, मैग्नीज की और आयरन की। टॉक्सिसिटी कहने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन के ऑक्साइड्स या फिर सल्फेट्स या फिर कार्बोनेट्स। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये डेफिशिएंसी कॉज कर जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो हम जैसे जानते हैं कैल्शियम किस में हेल्प करता है, बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल में। अगर उसी चीज़ का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल है वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम होता है कि रिड्यूस्ड अवेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड मोलिब्डेनम। चौथा, रिड्यूस्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी ये सारा प्रॉब्लम जो होता है एसिडिक सॉइल्स के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज़ को हम रिक्लेमेट कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ का रिक्लेमेशन जो है वो हम करेंगे लाइम से। लाइम यानी दो तरीके का, यानी कॉमर्शियल लाइमस्टोन और दूसरा डोलोमाइट लाइमस्टोन। तो लाइम जो है किस तरीके से हेल्प करता है, इसको बेस्ट इफेक्टिव वे कहा जाता है एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन का, इसलिए इसको हम लोग बेस्ट सॉइल एमिलियोरेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज ही नहीं करेगा, ये एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज टॉक्सिसिटी को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी क्या करता है, इनहेंस करता है। क्यों? जब हम लाइम डालेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। और जो एग्रीकल्चरल लाइम होता है बेसिकली हम उसमें किसको इसको कंसीडर करते हैं, कार्बोनेट्स हो जाएं, ऑक्साइड्स हो जाएं, हाइड्रो ऑक्साइड्स हो जाएं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको हम लोग एग्रीकल्चरल लाइम कहते हैं। ठीक है, कितना लाइम डालना है हमें किसी सॉइल में वो हमें किस मेथड से पता चलता है, बफर मेथड। ठीक है, तो ये याद रखना, बफर मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ लाइम यूज्ड इन अ एसिडिक सॉइल। ठीक है, तो एक तो ये तरीका चीज़ हो गया एसिडिक सॉइल में। दूसरा चीज़ क्या है, एसिड सल्फेट सॉइल्स भी होते हैं जिनका पीएच 4 के नीचे होता है और कैलकेरियस सॉइल भी होते हैं। तो ये दो जो मैंने बताया, एसिडिक सल्फेट सॉइल और कैलकेरियस सॉइल, ये भी केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एसिडिक सॉइल्स का, यानी केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है कि क्रॉप्स कौन कौन हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्लेमेशन तो हम कर ही रहे हैं और साथ साथ हम उस तरीके के क्रॉप्स का वहाँ पे यूज़ करें जहाँ जो क्या हो, पीएच टॉलरेट करते हो, मतलब लो पीएच को क्या करते हो, टॉलरेट करते हो। जैसे हम मेज अगर चाहें तो ऑप्टिमम पीएच क्या है, 6 to 7.5 के बीच लगा सकते हैं। कॉटन अगर लगाना हो तो 5 से लेकर 6.5 पीएच के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सॉइल। ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आता है,
अगर वहाँ पे बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। और ये मेन जो रीज़न है इसका वो क्या है, हमारा फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। ठीक है, मेनली जो है ह्यूमन एक्शंस की वजह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है सॉइल्स में। तो किस किस तरीके के प्रॉब्लम हम देखते हैं सॉइल्स के अंदर। पहला, लो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन या फिर माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और माइक्रोबियल पॉपुलेशन का लो होना। तो इससे मेन प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर लो ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा क्या हो सकता है। हम जानते हैं ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, एक सोर्स होता है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। तो सोचो अगर कार्बन ही कम हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे तो मेन हमारा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, न्यूट्रिएंट का मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मेन ये प्रॉब्लम हो जाता है अगर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा तो। ठीक है, तो इसका हम रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर करना पड़ेगा, कंपोस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर टीलेज करना पड़ेगा। ठीक है, लो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन लो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को रिक्लेमेट करने के लिए। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम होता है इसमें वो होता है लो और एब्सेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स। ठीक है, पहले मैंने बात करा माइक्रोबियल पॉपुलेशन के बारे में। अब जो फ्लोरा है और फौना है जो सॉइल का, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि सॉइल में अर्थवॉर्म कम है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक रेजिड्यू क्या है, कम है या फिर नहीं है। ठीक है, और अर्थवॉर्म किस चीज़ में हेल्प करता है सॉइल में, वो नए तरह के सॉइल एग्रीगेट्स बनाने में हेल्प करता है, पोर फॉर्मेशन करता है। हम जानते हैं कि बरोइंग करता है तो उससे पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सॉइल टिल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है, इनफिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है, ड्रेनेज में हेल्प करता है और डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प करता है। तो अर्थवॉर्म का बहुत सारा रोल है सॉइल के अंदर में। ठीक है, तो ये इनकी बायोलॉजिकल लाइफ होती है अर्थवॉर्म की सॉइल में। ठीक है, तो ये सॉइल के बायोलॉजिकल लाइफ को भी बढ़ाता है। अगर ये नहीं होगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी या फिर रुक जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से अगर मान लो कहीं पे अर्थवॉर्म कम है तो उससे हमें क्या पता लग रहा है, वहाँ पे ये उस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कम है, वो उस सॉइल का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और जो सॉइल मॉइस्चर है वो भी क्या है, वहाँ पे कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रिक्लेमेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस है सॉइल के लिए यानी टिलेज, उस चीज़ को हम तरीके से करें, क्रॉप रोटेशन करते रहें, प्रॉपर इरिगेशन करें, क्योंकि जो अर्थवॉर्म होता है उसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए सॉइल में, तो प्रॉपर इरिगेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, और जो थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में वो है लेस सॉइल एंजाइम्स। अगर सॉइल एंजाइम ही कम हो जाए, हम जानते हैं एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम जो है जो रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, इन्हेंस करता है। तो सॉइल में बहुत तरीके की क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं यानी रिएक्शंस होते हैं सॉइल और प्लांट के बीच में। न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए रिएक्शन होता है सॉइल में होता है, ये जैसे आयन एक्सचेंज देखते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एंजाइम डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर इसका ही रेट स्लो हो जाए यानी डिक्रीज़ कर जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेन एक्टिविटीज़ किससे, एंजाइम रेगुलेटेड ही है सॉइल में और सॉइल और प्लांट के बीच में। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट। ठीक है, तो अगर ये चीज़ नहीं होती है, अगर सॉइल एंजाइम की एक्टिविटी अगर कम होती है तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो इसलिए इसको रिक्लेमेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनिक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक एप्लीकेशन यानी FYM का यूज़ करो, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करो, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करना होगा। तो इन सारी चीज़ से क्या होगा, सॉइल की एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जो हमारा फोर्थ टाइप का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वो है न्यूट्रिएंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। तो अभी तक हमने जितना फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में जितने प्रॉब्लम्स को पढ़ा है, इन सब के वजह से न्यूट्रिएंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, इनकी क्या हो जाती है, सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन चीज़ के डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे जिंक के लिए जिंक सल्फेट यूज़ करेंगे। ठीक है, NPK के लिए हम बहुत सारे सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, फॉस्फोरस भी हम यूज़ करते हैं फॉस्फेट के फॉर्म में, और फिर पोटेशियम भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं न्यूट्रिएंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के अंदर आती है। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिया के सॉइल में किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की। तो पोटेशियम है वो नेसेसरी अमाउंट में हमारे सॉइल में प्रेजेंट है। जो इंडियन सॉइल्स हैं वो किस में डिप्राइव्ड है, जिंक में। इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी 2-3 बार वो क्रॉप लगा लेते हैं तो 25% ऑफ जिंक सल्फेट का भी वो यूज़ करते हैं स्प्रेइंग करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप समझ में आ गया होगा।
तो अगर किसी को भी इस लेक्चर में दिक्कत है तो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे मुझे डीएम कर सकता है, या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ लो। और जिसको भी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।